हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन नर्सिंग मीडियम यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज हम लोग एनीमिया के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आप सब लोगों को एक आइडिया है कि एनीमिया होता क्या है। एनीमिया हम तब बोलते हैं जब भी हमारी बॉडी में सफिशेंट अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। जब भी कोई पेशेंट को एनीमिया होगा या उसकी बॉडी में अगर इनफ अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स नहीं है, तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। जैसे पेल येलो कलर की स्किन, हल्का हल्का पीला रंग रहता है फेस पे, आप अगर देखेंगे। और पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो इरेगुलर होगी, क्योंकि उसकी जो ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं मिल पा रही है हार्ट को। पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है, हाथ और पैर ठंडे रहते हैं थोड़ा थोड़ा, पेशेंट को डिजीनेस फील होगा, लेग्स में क्रैम्प्स रहते हैं पेशेंट को, रात को नींद नहीं आती प्रॉपरली। पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, या फिर हम लोग बहुत जल्दी थक जाते हैं, और पेशेंट को हेडेक रहता है। तो दीज आर द लाइक में ओवरव्यू है साइन एंड सिम्टम्स का। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एनीमिया इज डिफाइंड एज अ हीमोग्लोबिन लेवल इफ इट इज़ लेस देन 12 ग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल्स, और इफ़ इट इज़ लेस देन 13 ग्राम्स पर डेसीलीटर इन मेल। अगर आदमियों में 13 से कम और फीमेल्स में 12 से कम अगर HB लेवल है, तो उस कंडीशन को हम एनीमिया बोलते हैं। अब एनीमिया की फर्दर ग्रेडिंग है हमारे पास अकॉर्डिंग टू WHO, वो भी माइल्ड एनीमिया, मॉडरेट एनीमिया और सिवियर एनीमिया। तो माइल्ड एनीमिया होता है जब भी पेशेंट का HB 9 से 10.9 ग्राम पर डेसीलीटर होगा। देन मॉडरेट एनीमिया कब बोलेंगे पेशेंट को, जब उसका HB लेवल 7 से 8.9 ग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होगा। एंड सिवियर एनीमिया कब बोलते हैं, वेन एवर HB ऑफ द इंडिविजुअल इज लेस देन 7 ग्राम पर डेसीलीटर। सो दिस इज़ द डेफिनेशन, और उसकी ग्रेडिंग क्या है एज पर WHO। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एनीमिया। सो हमारे पास बेसिकली काफ़ी सारे टाइप्स हैं। सबसे पहला टाइप है हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट इज़ परनीशियस एनीमिया, जिसको B12 डेफिशिएंसी या फिर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये B12 की डेफिशिएंसी या फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है G6PD-H डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट इज सिकल सेल एनीमिया। देन another one is hemorrhagic anemia, then aplastic anemia, and next one is thalassemia. So first one is iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी। सो जब भी हमारी बॉडी में आयरन की कमी होगी, तो उस वजह से जो हमारे इनएडिक्वेट हेल्दी रेड ब्लड सेल्स होंगे, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है हमारी बॉडी में। जब RBC सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी में, तो जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली कैरी नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी में एंटायर टिश्यूज़ में। मतलब कि हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, इन वाइटल ऑर्गन्स को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो जब भी हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी होगी और पेशेंट को, मतलब पेशेंट डेफिनेटली एनीमिक होगा। अगर पेशेंट एनीमिक होगा तो ऑक्सीजन सैचुरेशन पेशेंट का इतना अच्छा नहीं होगा, ना ही हमारे वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन इतने अच्छे लेवल पे मिल पाएगा। तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स अराइज होंगे। फर्स्ट वन इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में डिफिकल्टी होगी, डिज्निया होगा पेशेंट को। सेकेंड वन इज फटीग। थर्ड वन इज इंक्रीज वर्कलोड ऑन हार्ट। डेफिनेटली जब भी हमारे हार्ट को सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और ब्लड नहीं मिल पा रहा है, तो हमारा हार्ट ज़ोर ज़ोर से पंप करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से हमारे हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो पेशेंट अल्टीमेटली टेकिकार्डिक हो जाएगा, और RBCs कम होने की वजह से जो पेशेंट की स्किन है वो भी पेल कलर की होगी, पेल येलो कलर की। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉजेज़। कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के। सबसे पहले आता है हमारे पास ब्लड लॉस। तो अगर पेशेंट का क्रोनिक ब्लड लॉस है या फिर मैसिव ब्लड लॉस हुआ है, तो या तो स्लो एंड क्रोनिक ब्लड लॉस। स्लो एंड क्रोनिक ब्लड लॉस के कुछ डिजीज़ कंडीशंस हैं, जैसे कि पेप्टिक अल्सर, हिएटल हर्निया, कोलोरेक्टल कैंसर। इन डिजीज़ कंडीशन में स्लोली पेशेंट को इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, तो पेशेंट में लैंड इनटू आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके अलावा जैसे अगर पेशेंट को GI ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि
कुछ मेडिकेशंस ले रहा है पेशेंट, ओवर द काउंटर ड्रग्स ले लेते हैं, जैसे एस्पिरिन वगैरह ले लिया, तो एस्पिरिन अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से ले रहा है, फिर ज़्यादा डोज ले लिया, तो उसको भी ब्लीडिंग होने के चांसेस रहते हैं। अदर देन दैट, अगर पेशेंट को बहुत मैसिव इंजरी हुई है तो उस वजह से भी पेशेंट में गो इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नेक्स्ट वन इज़ डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन डाइट, और वी कैन से कि आयरन रिच डाइट नहीं ले रहे हैं हम। तो जैसे जो लोग वेजिटेरियंस हैं, दे आर नॉट कंज्यूमिंग मीट, एग्स एंड ऑल, तो उन पेशेंट्स को भी, जो वेजिटेरियन होते हैं, प्योर वेजिटेरियन या फिर वेगन्स होते हैं, उन लोगों में भी आयरन डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। या फिर जो वेजिटेरियन होते हुए भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स प्रॉपरली नहीं कंज्यूम करते हैं, तो उन लोगों में भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। या फिर जो लोग आयरन फोर्टिफाइड फूड्स नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट आता है इनएबिलिटी टू एब्जॉर्ब आयरन। तो अगर हमारी इंटेस्टीन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर हमारी स्मॉल इंटेस्टीन प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं कर रही है आयरन को, तब भी हमारी बॉडी में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो जैसे डिजीज़ कंडीशंस हैं कुछ, सेलिएक डिजीज़, तो हमारी इंटेस्टीन में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है स्मॉल इंटेस्टीन में आयरन, और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर सेलिएक डिजीज़ जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, या फिर कुछ सर्जरीज़ हुई हैं जहाँ पे जैसे पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन को हम रिमूव कर देते हैं या फिर बाईपास कर दिया जाता है, तो उन केसेस में पेशेंट की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती है आयरन की स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट कॉज है हमारे पास प्रेगनेंसी। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर की खुद की डिमांड है, ऑन डिमांड ऑल्सो इंक्रीज, एंड डेफिनेटली मदर हैज़ टू टेक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ द आयरन टू नरिश द जो ग्रोइंग फीटस होता है। बट इन केस इफ मदर इज़ नॉट टेकिंग आयरन सप्लीमेंट्स, तो डेफिनेटली शी मे ऑल्सो गो इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होगा, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होगी। सो विटामिन B12 को हम नॉर्मली फॉलेट के नाम से जानते हैं। सो इसमें क्या होता है, एबनॉर्मली लार्ज साइज़ जो होता है, लार्ज रेड ब्लड सेल्स होते हैं, एंड जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सो परनीशियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, जहाँ पे लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है वहाँ पे भी होता है। सो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या प्रोसेस रहता है, जैसे कि विटामिन B12 है, नेचुरली बाइंड करता है ब्लू प्रोटीन, दैट इज़ ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि हम विटामिन B12 जैसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो क्या करेगा, कंबाइन करेगा हमारे ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। बट इन जिस केस में एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली नहीं हो रही है, या फिर हम क्या बोलें, एबनॉर्मल केसेस में क्या होता है कि जो विटामिन B12 हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा है, ग्लाइकोप्रोटीन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंट्रिंसिक फैक्टर कौन सा होता है जब पेशेंट को विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, दैट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो जब भी डेफिशिएंसी ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन होगा हमारी बॉडी में, तो जो भी हम विटामिन B12 कंज्यूम कर रहे हैं वो बाइंड नहीं करेंगे। अगर वो बाइंड नहीं करेगा, डेफिनेटली पेशेंट को क्या होगा, परनीशियस एनीमिया। तो ये था एबनॉर्मल प्रोसेस। इसके अलावा जब भी पेशेंट ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, अगर पेशेंट को कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो उस केस में क्या होगा, जो हमारी एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडी क्या करती है, बाइंड कर जाती है किसके साथ, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ। मतलब इस केस में इंट्रिंसिक फैक्टर तो प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ विटामिन B12 बाइंड नहीं हो रहा है। कौन बाइंड हो रहा है, एंटीबॉडीज़ बाइंड हो रही हैं। तो जब भी एंटीबॉडी बाइंड करेगी इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ, तो वो विटामिन B12 को बाइंड नहीं होने देगी इंट्रिंसिक फैक्टर ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो वो क्या करती है, ब्लॉक कर देती है B12 को उसके साथ बाइंड होने से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है वहाँ पे B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, और हमारे जो RBCs होते हैं वो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हो पाते, उनका सिर्फ साइज़ बड़ा होगा। एबनॉर्मल साइज़ बड़ा होने से वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली नहीं प्ले कर पाएंगे। सो दिस इज़ हाउ द ये हमारा जो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है वो एनीमिया कैसे होता है। अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो सेम डेफिशिएंसी की वजह से एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी पेशेंट को, पैरेस्थीसिया होगा, सोर एंड रेड टंग होगी, माउथ ओरल अल्सर्स होंगे पेशेंट को, डिस्टर्ब्ड विजन होगा, क्योंकि हमारे जो माइक्रोवास्कुलर है उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होंगी, इंक्लूडिंग
पेशेंट में गेट डिप्रेशन ऑल्सो और कन्फ्यूजन ऑल्सो। सो नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ द परनीशियस एनीमिया। सो जब भी हमारा इम्यून सिस्टम है जो हमारे हेल्दी सेल्स पे अटैक करेगा हमारे स्टमक में, तो जब भी हमारे इम्यून सिस्टम खुद के इम्यून सिस्टम ने खुद के ही सेल्स पे अटैक किया तो उसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि एंटीबॉडी बाइंड कर जाते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स के साथ, ना कि हमारा जो B12 है वो बाइंड कर रहा है ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो एंटीबॉडी बाइंड करेंगे जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया। अदर देन दैट, अगर हम प्रॉपरली डाइट नहीं ले रहे हैं तो स्पेशली कौन लोग हैं जो ज़्यादा प्रोन होते हैं विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया के, दोज हु आर स्ट्रिक्टली वेगन, दोज हु आर ऑन अ स्ट्रिक्ट वेगन डाइट, जो प्योरली वेगन डाइट ले रहे हैं। अदर देन दैट, दोज हु आर कंज्यूमिंग सर्टेन मेडिकेशंस, जैसे कि एंटी कन्वर्सेंट्स ले रहे हैं अगर पेशेंट प्रोलॉन्ग टाइम से, या फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास G6PDH। G6PDH मीन्स ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो G6PDH बेसिकली क्या है, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स का प्रीमेच्योरली। नॉर्मली जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो सेल्स का लाइफ स्पैन रहता है दैट इज़ 120 डेज, तो इनका जो ब्रेकडाउन है वो पहले ही हो जाएगा नॉर्मली, नॉर्मल होने की नॉर्मल डेज से, जिसकी वजह से पेशेंट मे गो इन हीमोलिटिक एनीमिया। Then G6PDH deficiency may also trigger by the infections, like in certain infections की वजह से, कुछ जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से, और सर्टेन ड्रग्स की वजह से भी पेशेंट को G6PDH की डेफिशिएंसी हो सकती है। एंड वो कौन कौन से ड्रग्स हैं, जैसे कि अगर पर्सन प्रोलॉन्ग टाइम्स अगर पर्सन एंटी मलेरियल ड्रग्स ले रहा है, या फिर सल्फोनामाइड्स ले रहा है, या फिर नसेट्स जैसे एस्पिरिन वगैरह अगर पेशेंट ले रहा है, तो पेशेंट को डेफिनेटली G6PDH की डेफिशिएंसी होगी और पेशेंट क्या होता है, पेशेंट एनीमिक हो जाता है। तो इसमें जो मेन साइन एंड सिम्टम है वो क्या है, मैंने जैसे बताया कि RBCs डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फास्टर रेट से एज़ कम्पेयर टू उनकी फॉर्मेशन रेट से, मतलब वो टूट ज़्यादा रहे हैं ना, बनने की बजाय वो टूट ज़्यादा रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी है वो उसमें अगर आप देखेंगे तो पेशेंट को जॉन्डिस होगा और डार्क कलर का यूरिन होगा। दिस इज़ द क्लासिकल जो इसका मेन पॉइंट है जो हमने नोटिस करना है, दैट इज़ जॉन्डिस और डार्क कलर का यूरिन। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास, दैट इज़ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया मोस्ट ऑफ द सभी लोगों को पता ही है कि सिकल सेल एनीमिया में जो हमारे सेल्स की जो शेप है दैट इज़ ऑफ द सिकल सेल्स हैं जो हमारे, वो सिकल शेप होते हैं या फिर क्रिसेंट शेप होते हैं। इवन आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि नॉर्मली सेल की शेप कैसी है और जो सिकल सेल एनीमिया है उसमें सेल की शेप कैसी हो जाती है। तो नॉर्मली हमारे पास डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में वो क्रिसेंट और ऐसे हाफ सा शेप है रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे फ्लो करते हैं तो वहाँ पे वो स्टक हो जाते हैं, वेजो ओक्लूसिव क्राइसिस जिसे हम बोलते हैं। जब भी वो वहाँ पे हमारे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेशन में स्टक हो जाएंगे तो वो हमारी जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है उसको वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं। जब वो नॉर्मल ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, या फिर पेशेंट को एक्सट्रीम पेन होता है। तो इसके जो मेन साइन एंड सिम्टम्स हैं या फिर कॉजेज ऑफ द एनीमिया इस वाले के, दैट इज़ एपिसोड्स ऑफ पेन एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगे पेशेंट को बार बार। ये फर्दर अगर पेशेंट को सिकल सेल एनीमिया है तो डेफिनेटली पेशेंट एनीमिक होगा, उसको बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन होती है पेशेंट को, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, स्वेलिंग इन हैंड्स एंड लेग्स एंड पेन। स्पेसिफिकली हम इस पे पेन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब भी कोई पेशेंट सिकल सेल एनीमिया का है तो अगर वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है तो हमें ऑक्सीजन डिप्राइव नहीं होने देनी है, उसको हमेशा हम ऑक्सीजन उसका सफिशिएंट अमाउंट में मेंटेन करके रखते हैं। देन पेशेंट में सफ़र विद द सिवियर टायर्डनेस, विजन प्रॉब्लम भी होगा। विजन प्रॉब्लम क्यों होगा, जो हमारी ब्लड सप्लाई है वो वहाँ पे ऑक्लूड हो जाएगी एंड पेशेंट में हैव डिलेड ग्रोथ और प्यूबर्टी। मैंने जैसे आप लोगों को पहले ही बताया कि पेन इसका सिम्टम है, क्योंकि जो सिकल शेप सेल्स हैं वो ब्लॉक कर देते हैं हमारी टाइनी ब्लड वेसल्स को, जैसे कि चेस्ट की, एब्डोमेन की और जॉइंट्स की, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है।
देन फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि जो सेल्स की सिकल शेप है वो हमारे डैमेज करेंगे स्प्लीन को। तो अगर हमारा स्प्लीन डैमेज है तो पेशेंट इज़ मोर प्रोन टू गेट इन्फेक्शंस और मोर वल्नरेबल टू गेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट आता है डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी। डिलेड ग्रोथ एंड प्यूबर्टी क्योंकि जो इनका लाइफ स्पैन है शॉर्ट है। शॉर्टेज ऑफ द हेल्दी आरबीसीज नॉर्मली कितना होता है 120 डेज़ है हमारा, बट सिकल सेल एनीमिया वाले जो पेशेंट्स होते हैं उनमें जो सेल्स का आरबीसीज का लाइफ स्पैन है दैट इज़ ऑफ 10 to 20 डेज़, जिसकी वजह से जो हमारी ग्रोथ है बच्चों में, इन्फेंट्स में और चाइल्ड में वो डिले हो जाती है, वो स्लो हो जाती है, और इस वजह से प्यूबर्टी भी डिले हो जाती है इन बच्चों में। नेक्स्ट है विजन प्रॉब्लम। विजन प्रॉब्लम, ब्लड वेसल्स जो हमारी आइज़ की जो सप्लाई करती हैं आइज़ को, वो प्लग हो जाती हैं सिकल सेल्स की वजह से, जिसकी वजह से वो हमारा रेटिना को डैमेज कर देते हैं। So this is all about the sickle cell anemia. So next condition is aplastic anemia. Aplastic anemia is a condition like जिसमें हमारा बोन मैरो डैमेज होता है। जब हमारा बोन मैरो डैमेज होगा तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है एप्लास्टिक अनीमिया में, कि हमारी बॉडी में बाकी कंडीशंस में जैसे आरबीसीज की डेफिशिएंसी, आरबीसी कम हो रहे हैं, लेकिन एप्लास्टिक एनीमिया में पैनसाइटोपिनिया अराइज होता है। पैनसाइटोपिनिया मीन्स आरबीसीज भी डैमेज हो रहे हैं, डब्ल्यूबीसीज भी, प्लेटलेट्स भी, मतलब इस कंडीशन में तीनों पे अटैक होता है। तो इसकी वजह से पेशेंट को एक्सट्रीम टायर्डनेस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, रैपिड हार्ट रेट होगा और अनएक्सप्लेन्ड ब्रूजिंग होगी। मतलब अगर आप कहीं ज़ोर से, अगर आप छोटा सा प्रिक भी पेशेंट को करते हो तो वहीं पे ब्रूजेस होते हैं। ज़ोर से अगर आपने पेशेंट को पिंच कर दिया तो वहाँ पे भी पेशेंट को ब्रूजेस होंगे। नोज़ ब्लीड होता है पेशेंट को, काफ़ी ज़्यादा हेडेक और फीवर भी रहता है पेशेंट को, क्योंकि इम्यूनिटीज़ बहुत कम होती है पेशेंट में। सो दिस इज़ द रीज़न कि पेशेंट को ज़्यादा फीवर रहेगा। तो एप्लास्टिक अनीमिया का एक क्लासिकल जो फीचर है दैट इज़ पैनसाइटोपिनिया। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है तो हमेशा आपने पैनसाइटोपिनिया को ही पिक करना है इसमें। नेक्स्ट है थैलेसीमिया। अगेन थैलेसीमिया इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। थैलेसीमिया इज़ एन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, मतलब ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है। दैट कॉजेज योर बॉडी टू हैव लेस हीमोग्लोबिन देन नॉर्मल। मतलब हमारी बॉडी, जैसे अगर पेरेंट्स को थैलेसीमिया है तो बच्चों को भी थैलेसीमिया रहता ही है। नेक्स्ट इज़ इसके आगे फर्दर कंडीशंस हैं जैसे माइल्ड थैलेसीमिया। तो यू मे नॉट नीड द ट्रीटमेंट फॉर द माइल्ड थैलेसीमिया बट मोर सिवियर फॉर्म मे रिक्वायर्ड। अगर किसी को माइल्ड थैलेसीमिया नहीं है बट अगर सिवियर फॉर्म ऑफ थैलेसीमिया है तो डेफिनेटली उस पेशेंट को या फिर उस केस में उन्हें रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना ही पड़ता है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो कॉजेज़ हैं वो क्या है, म्यूटेशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये पेरेंट्स से बच्चों में आता है, तो म्यूटेशन होती है इसमें डीएनए ऑफ द सेल्स जो हमारे हीमोग्लोबिन बनाते हैं उन सेल्स में म्यूटेशन होती है। तो वो हमारे सेल्स हैं, म्यूटेशन अल्फा चेन में और बीटा चेन में होगी जो पेरेंट्स से बच्चों में पास हो जाती है, जिसकी वजह से ये डिजीज़ कंडीशन। सो फर्स्ट वन हमारे पास आता है, लेकिन इसको हम डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा इसमें आइडिया दे रही हूँ कि जो इसकी फर्स्ट कंडीशन है दैट इज़ अल्फा थैलेसीमिया और सेकेंड वन इज़ अ बीटा थैलेसीमिया। तो जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है, द सिवियरिटी ऑफ थैलेसीमिया डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ द जीन्स म्यूटेशंस। कि कितने नंबर ऑफ जीन्स म्यूटेट हुए हैं। हमारे पेरेंट्स से जो हमारे में जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं उनमें कितने नंबर ऑफ जीन्स में म्यूटेशन हुई है, तो दैट विल बी कमिंग अंडर द अल्फा थैलेसीमिया। द मोर म्यूटेड जीन्स द मोर सिवियर फॉर्म, जितने ज़्यादा म्यूटेशन होगी उतनी ज़्यादा सिवियरिटी होगी थैलेसीमिया की। सेकेंड आता है हमारे पास इन जो बीटा थैलेसीमिया है, इसमें सिवियरिटी या फिर इसमें जो डिजीज इसमें डिपेंड करता है, द सिवियरिटी ऑफ थैलेसीमिया डिपेंड्स ऑन कौन सा पर्टिकुलर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन है हमारा, जो हम हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का है वो अफेक्ट हुआ है। तो अल्फ़ा में क्या होगा कि कितने नंबर ऑफ जीन्स हैं और बीटा में क्या होगा कि कौन सा पर्टिकुलर पार्ट है हीमोग्लोबिन का। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन अल्फ़ा थैलेसीमिया और बीटा थैलेसीमिया। बाकी डिटेल में हम अलग क्लास में, सेपरेट क्लास में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो एक और टाइप थी हमारे पास दैट इज़ हेमरेजिक।
हेमरेजिक में बेसिकली हाँ हमारे पास वही कोई एक्सीडेंटल केसेस आ गए या फिर सिवियर फॉर्म कोई हैमरेज हुआ है पेशेंट को, चोट वगैरह लगने से अगर मैसिव ब्लड लॉस हुआ है पेशेंट का, तो दैट विल बी कमिंग अंडर द हेमरेजिक एनीमिया। तो जिसमें एक्सेसिव ब्लड लॉस होने की वजह से हमारा एचबी कम हो रहा है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, हेमरेजिक एनीमिया में। तो उसके सेम साइन एंड सिम्टम्स होंगे, बीपी फॉल करेगा, यूरिन आउटपुट बहुत कम हो जाएगी। तो उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं, पेशेंट को एक्सेसिव लाइक मैसिव ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, फ्लूइड दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटायर डिजीज़ कंडीशन दैट इज़ एनीमिया। आई होप कि आप लोगों को टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।